यानी कि अनुच्छेद 226 और 32 में आपका डिफरेंस वाइज पूछ लिया जाता है। तो प्रयास ये करना है कि आप उच्च न्यायालय के बारे में जितने प्रावधान हैं कम से कम आज समाप्त कर दिया जाए, ताकि कल से एक नया चैप्टर शुरू किया जाए। नया चैप्टर क्या, पहले भाई जो क्वेश्चन बिहार में फालतू ज़्यादा इस बार बना है, तो पहले आपका छोटे छोटे क्वेश्चन एक हफ्ते में पढ़ा दिया जाए, उसके बाद बड़े बड़े पढ़ाया जाए, ताकि अभी से आप लोग प्री के लिए अपना रटना भी तैयार करें। ये आपका नीति चेंज करना पड़ेगा। यानी कि बिहार जी ने जो क्वेश्चन बनाया सब्जेक्ट में जीएस में, अब उसको देखते हुए यह आवश्यक भी नहीं अनिवार्य हो गया है कि आगे की नीतियाँ चेंज की जाए, पढ़ाने की नीति चेंज करनी पड़ेगी और पढ़ने की। यानी कि जो लोग ये सोच रहे होंगे ये सीओ तो बाएं हाथ का खेल है, तो बिहार आयोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना रहा है कि वो भूल जाए। और भाई लड़के भी आपका 40-50 हज़ार मार्क डाले हैं, उसमें से कुछ ही लोग आपका प्री क्वालिफाई। तो प्रयास ये करिए कि ज़्यादा फालतू क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर देना है और अच्छे क्वेश्चनों पर कम। देखिए मूल अधिकार और कार्यपालिका न्याय से नहीं पूछा, फालतू क्वेश्चन क्या पूछा है ज़्यादा। देखिए भाई जो लोग मैंने नहीं पढ़े उच्च न्यायालय, वे लोग वीडियो देख लेंगे, आपका 1-2 दिन में मैंने नया बैच बन रहा है, उसी में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन के लिए फीस नहीं रखी गई, मैंने जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन फ्री में पढ़ाया जाता है, बता दिया जाए। ठीक है, आपका अनुच्छेद निकाल लीजिए। आपका अनुच्छेद चल रहा था आपका ये वेतन, ये आपका 220 से फिर शुरू करते हैं 220। डायरेक्ट अगर लाए हैं तो निकाल लीजिए। आपका अनुच्छेद 220 डायरेक्ट से पढ़ना है। आपका डायरेक्ट पर चिन्ह लगाते रहिए और कोरिलेशन जो कराया जाए वह डायरेक्ट पर ही लिखते रहिए, अच्छा रहेगा। देखिए धारा 200 अनुच्छेद 220 क्या कहता है। अनुच्छेद 220 ये बताता है कि अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। इसको जब भी पढ़िए, इसको आपका अनुच्छेद 124 के क्लास 7 से जोड़कर पढ़िए। पहले कंसेप्ट क्लियर करिए तब डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा। उसको कोऑर्डिनेट करते रहे, या तो कॉपी पर लिखिए या डायरेक्ट पर कहीं ना कहीं लिखिए। अनुच्छेद 124 का क्लास 7, अनुच्छेद 124 का क्लास 7 आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि आर्टिकल 220 हाई कोर्ट के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या नियम है, हाई कोर्ट में क्या नियम है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहले उच्चतम न्यायालय का बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 124 का क्लास 7 कहता है कि जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात यानी कि रिटायर होने के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष लीडिंग यानी कि अभिवचन का कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विधि व्यवसाय का कार्य नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका बना कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ विधि व्यवसाय कर सकता है, तो दे देगा जिस राज्य में है वहाँ कर सकता है निवासी, पूरे भारत में कहीं भी। तीसरा दे देगा विदेश में इनमें से कोई नहीं। देखिए भरमाने वाला क्वेश्चन। तो बताइए तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है, क्या भारत में कहीं कर सकता है रिटायरमेंट के बाद? नहीं, तो कहाँ कर सकता है? विदेश में। बिहार के मॉडल के अनुसार भी चला जाए। निम्नलिखित में से कौन
सही नहीं है, ये देना ज़्यादा, यानी कि सही नहीं है मतलब कि गलत है। देखिए क्या क्या देगा, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश विदेश में भी व्यवसाय कर सकता है, ये सही है। दूसरा दे देगा आपका न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कर सकता है, ये भी सही है। और चौथा दे देगा भारत के किसी भी न्यायालय में कर सकता है, ये गलत है। यानी कि जो 20-25 क्वेश्चन बिहार में बनाया, अब आगे सतर्क रहना है और वही मॉडल यहाँ भी देखिए। फिर एक बार मैं बता दूं, जो नकारात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं वह आप तभी सही कर पाएंगे जब चारों ऑप्शन आपको आ रहा है। अगर एक भी ऑप्शन आप मिस कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन सही करना मुश्किल है। तो आपका प्रयास ये किया जाए, ये जो समय बचा है 2 माह का, भाई हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी कि कोचिंग के किसी भी छात्र या छात्रा का प्री पहले न पहली वरीयता ये देंगे। उसके बाद तो मेंस के लिए बैच चलेगा ही, इस पे सब फिर एक बार ये सब पढ़ाया जाएगा। संविधान नहीं है वहाँ, मेंस में केवल प्री में है। और IPC CRPC एविडेंस पुराने लोग कई बार पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ रहे हैं। देखिए आपका तो उच्च न्यायालय पर आ जाइए तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। उच्च न्यायालय में जो व्यक्ति अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं अस्थायी, यानी कि अस्थायी रूप से आपका न्यायाधीश रहा है, तो सेवानिवृत्त के पश्चात वह उन राज्यों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता जिन राज्यों के उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा। अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता अपने जज रहा हाई कोर्ट का, उसके बाद वह रिटायर हो गया, तो अब पूछेगा कि कहाँ विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, तो उत्तर प्रदेश में और कहाँ, बिहार। जहाँ इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है और अन्य किसी भी राज्य में कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ वह जिन राज्यों के उच्च न्यायालय में वह जज रहा है, वहाँ वहाँ वह अधिवक्ता का काम नहीं कर सकता। अब नकारात्मक भी समझना है, नहीं कि पॉजिटिव कहाँ कर सकता है। तो अब यही आपका समस्या देगा। देखिए आपका अनुच्छेद 221 देखिए, अनुच्छेद 221 से भी यानी कि 221 से भी IAS तक में क्वेश्चन बना। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में, यानी कि पेमेंट कहाँ से मिलेगा, तो इसको अच्छे से तैयार इसको भी रखना है। न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है, पेंशन कहाँ से मिलती है, इसको अलग से लिख लीजिए, अलग अलग है। उच्च न्यायालयों को वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, इसको अलग से कहीं लिख लीजिए भाई। उच्च न्यायालयों के जजों का वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है। जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। IAS में भी GS में आ चुका है। जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है, ये आपको याद रखना है। अंडरलाइन करिए, बन सकता है क्वेश्चन है। दूसरा इसी पर उच्चतम न्यायालय भी पढ़ना है और ये पढ़ना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन कहाँ से मिलती है, तो वह एक जगह से ही मिलती है, भारत की संचित निधि। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन और पेंशन
सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगी। कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की संचित निधि में बताया जाएगा। इसके बाद आइए आपका एक क्वेश्चन और यहाँ आपका बनता है को लेकर के, न्यायाधीशों का वेतन क्या कम किया जा सकता है? तो सामान्यतः न्यायाधीशों का वेतन कम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आपका स्थिति में किया जा सकता है जब भारत में वित्तीय आपात लागू हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो। इस अनुच्छेद के तहत 307 तो तीन प्रकार के आपात की व्यवस्था भारत में की गई है और बिहार पूछा भी गया था। पहला राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी 352, दूसरा आपका 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। तो यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन के लिए कौन आपका राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है, कौन रिपोर्ट भेजता है? हम भेजेंगे कि आपकी राज्यपाल, तो गवर्नर भेजता है। ये पूछा गया था, कौन भेजता है? अब भेजेगा मुख्यमंत्री भेजता है, तो हाई कोर्ट भेजता है, तो राष्ट्रपति मंत्री और भेजेगा राज्यपाल। तो यार कभी आगे इस पर कौन भेजता है? देखिए भाई, पुराने लोग सक्रिय हैं, अब नए लोग थोड़ा पकड़े क्वेश्चन को, और कोई उपाय नहीं। एक अनुच्छेद में 4 क्वेश्चन निकाला गया, अब आप कितना कवर कर रहे हैं उनको आपके ऊपर है। तो कौन भेजता है रिकमेंडेशन? गवर्नर। अगला देखिए, तो तीसरा आपका आपात की जो है वह वित्तीय आपात है और भारत में आज तक कभी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, यानी कि कब जजों का वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है जब भारत में क्या लागू हो? तो किसके आदेश से पूछ लेगा? स्वतः नहीं, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से। स्वतः नहीं हो जाएगा, ये तो आगे बताया जाएगा वेतन भत्ते। देखिए आगे भाई आपका अनुच्छेद 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। आइए पहले एक उदाहरण देखा जाए तब सही रहेगा। यानी कि किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कैसे किया जाए? पहले नियम समझिए। देखिए, जो 99वें संविधान संशोधन हुआ, ये बिहार का क्वेश्चन आ गया। देखिए आदि बताते बताते हमें लगता है 7-8 क्वेश्चन तो बिहार का ऐसे निकल जाएगा। 99वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत तमाम अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और ये प्रावधान किया गया कि भारत में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा और वह आयोग रिकमेंड करेगा, तभी जजों की नियुक्ति होगी और जजों का ट्रांसफर होगा। लेकिन आपका उच्चतम न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय एडवोकेट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में, अभी हम लिखवा देंगे इसको, ये नोट्स में नहीं, इसको लिखवाना पड़ेगा। 2016 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और कहा कि जो ये एनसीजे है, यानी कि आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को प्रभावित करता है, अतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक। तो देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, वो देखिए। समस्या ये उत्पन्न हुई कि जो लोग नया बेयर एक्ट करते हैं, उस बेयर एक्ट में तो परिवर्तन करके आए और इस परिवर्तन को उच्चतम न्यायालय ने क्या घोषित कर दिया? असंवैधानिक, यानी कि वर्तमान में हमारी पुरानी व्यवस्था ही बहाल है,
जो इस संशोधन के पहले थे। तो आपका पूछ बिहार का भी क्वेश्चन चला जाए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पूछा गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 99 ये पूछा गया था बिहार का। और दूसरा आपका ये वैध है कि अवैध वर्तमान में, तो अवैध या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि पुरानी व्यवस्था क्या रहेगी, बहाल। बेयर एक्ट की व्यवस्था नहीं। फिर मैं बता, सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को क्या कर दिया, असंवैधानिक। तो जो पुराना नियम था वही नियम काम करेगा। और पुराना नियम आपका कोलिजियम है। फिर एक बार मैं कोलिजियम बता रहा हूँ, और पुराने लोग भाई कई बार कोलिजियम बताया गया है। अब आपका 3 कोलिजियम देखिए, 3 प्रकार की। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, आपका 3 प्रकार की कोलिजियम। और यूपीजे में इससे कैसा क्वेश्चन बना था उसको भी सतर्क रहना है। चलिए, आपका जो कोलिजियम की व्यवस्था है 3 प्रकार की, उसको देखा जाए। केस याद रखिएगा भाई, इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस मामला 1999 का केस है। आपका बता भी गया था सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय। इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस मामला कब का है? 1999 का, और 9 जज थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करना है तब क्या कोलिजियम होगी, हाई कोर्ट में जज को नियुक्त करना है तब क्या होगी, और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट अगर जज को ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा, कैसे करेगा। आपका इसमें जो कोलिजियम बनेगी नियुक्ति में, सुप्रीम कोर्ट में 1+4, हाई कोर्ट में नियुक्ति में 1+2, और ट्रांसफर में 1+4। देखिए इसको तो हम डिटेल में समझा रहे हैं, तब आपका देखिए क्वेश्चन यूपीजे में क्या पूछा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक्चुअल पावर किसमें। एक्चुअल पावर मतलब वास्तविक सत्ता, तामझाम नहीं। एक्चुअल पावर का मतलब हुआ वास्तविक सत्ता। बैठिए भाई। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक्चुअल पावर वर्तमान में कोलिजियम या चयन मंडल में नहीं। चयन मंडल हमेशा कहाँ बनता है? चयन समूह या चयन मंडल हिंदी में आपका उच्चतम न्यायालय में किससे मिलकर बनता है? जजों से मिलकर बनता है। और आपका इस मामले में उच्चतम न्यायालय के कितने जज चयन मंडल बनाएंगे, ये स्पष्ट रूप से इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस मामले में 9 जजों की पीठ ने आपका सलाह मांगा गया था, राष्ट्रपति द्वारा बता दिया। तो फिर याद रखिए, अगर उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति करनी है तो उच्चतम न्यायालय के कुल कितने जज मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे, परामर्श देंगे? 5। यानी कि 1 का मतलब कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, और 4 का मतलब कि अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायमूर्ति मिलकर किसको परामर्श देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को क्या नियुक्त करेगा? हाई कोर्ट का। याद रखिए। और तीसरा बताया गया था जो पूछ सकता है कि अगर किसी जज को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को ट्रांसफर करना है तो बहुत कड़ा नियम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम बनेगी कितने की? 1+4 की, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि 5
ये मिलकर किसको परामर्श देंगे, राजपथ को, और तब राजपथ उस हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक क्या करेगा। बताइए, नियुक्ति गंभीर लग रही है कि ट्रांसफर? आपको ट्रांसफर गंभीर है क्योंकि वहाँ कोलिजियम ज्यादा और नियुक्ति में क्या बन रही है, उल्टा दिमाग पर चला दीजिएगा, या उल्टा नियम हो रहा है। आप कह सकते थे कि नियुक्ति में ज्यादा होनी चाहिए लेकिन ट्रांसफर सबसे खतरनाक है। यानी कि इसका मतलब एक उदाहरण से देखिए, कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज है और पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करना है, तो इतना आसान नहीं है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर के लिए उच्चतम न्यायालय के 5 जज, इसमें CID मिलकर किसको सलाह परामर्श देंगे, भारत के राजपथ को, और तब भारत का राजपथ उस जज को कहां से कहां ट्रांसफर करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहां, पटना। यानी कि ट्रांसफर का मामला आसान है। अब देखिए, इसमें आपका में थोड़ा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दिया रहेगा, उसको नहीं कवर करना है क्योंकि वो असंवैधानिक। आपका अलग से ही बताना भी है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग डिटेल में। अगला देखिए भाई, आपका अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति यानी कि आपका कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखिए, आपका एक नियम समझिए तब आपका बताया। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये नियम जानना है और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद याद रखिएगा, आपका किस अनुच्छेद में आपका कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? 127 देखिए 127 अगर उसको कोरिलेट करिए 126 में देख ले रहे हैं भाई 126 है भाई। एक्टिंग है, एक्टिंग चीफ जज।